नमस्ते दोस्तों। समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए जानी मानी एवं प्रतिष्ठित वरिष्ठ लेखिका नीरजा हिमेंद्र की लिखी हुई कहानी रात्रि का सूर्य। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। क्वार माह के दिन हैं, धूप अपने पूरे तेवर में है। प्रतीत हो रहा है जैसे मई जून की धूप हो। क्वार माह की विशेषता है कि इसमें धूप तो पकी होती है, किंतु छाँव में एक शीतलता होती है, अजीब सी मस्ती भरी शीतलता। राधिका को क्वार माह की पीपल की छाँव में पसरी ये शीतलता बहुत भली लग रही थी। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं। सूर्य अपनी स्वर्णिम रश्मियाँ कब का सृष्टि पर बिखेर चुका है। धूप शीशे की भांति चमकने लगी है। राधिका इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष में है। कुछ महीनों में ही संभवतः फरवरी या मार्च में उसकी वार्षिक परीक्षाएं होंगी। गर्मियों में राधिका लगभग प्रतिदिन 5 बजे छत पर आ जाती है। सुबह की प्राकृतिक रोशनी और शांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करती है। आज भी 2 घंटे पहले छत पर पढ़ने आई राधिका अभी तक छत पर पीपल के वृक्ष की छांव में बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी। घर के पीछे हिस्से में लहराते घने पीपल के वृक्ष की छांव जो धूप चढ़ने के साथ छत पर पसर जाती है, इसी छांव में बैठकर राधिका प्रायः प्रतिदिन पढ़ाई करती है। उसे यहाँ बैठना बहुत पसंद है। धूप जब तीखी हो जाती है तब वो छत से नीचे चली जाती है, या माँ जब आवाज़ लगा देती हैं चाय आदि के लिए तब। राधिका का ये शहर प्रतापपुर यद्यपि छोटा शहर है, किंतु सभी सुविधाओं से युक्त है। विकसित हो रहे इस शहर में नए स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। लोग शिक्षा के प्रति जागरूक भी हैं, अतः इन स्कूल कॉलेजों में खूब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। राधिका के पापा इसी शहर के डाक तार विभाग में नौकरी करते हैं। राधिका की मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। मम्मी ने स्कूली शिक्षा भले ही न प्राप्त की हो, किंतु अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरी रुचि लेती हैं। वो स्वयं भोर में उठ जाती हैं तथा राधिका को प्रायः 5 बजे पढ़ने के लिए जगा देती हैं। वे जानती हैं कि सुबह पढ़ने से पढ़ाई समझ में आती है। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। गर्मियों में राधिका प्रायः प्रातः छत पर आ जाती है। चारों ओर का खुला वातावरण, प्रातः की शीतल हवा उसे पसंद है। ऐसे वातावरण में पढ़ने में उसका मन लगता है। राधिका से छोटी उसकी एक बहन है तथा उससे छोटे 2 भाई हैं। चारों भाई बहन पढ़ने जाते हैं। कॉलेज घर से अधिक दूर नहीं है, अतः सब एक साथ कॉलेज आते जाते हैं। राधिका के बहुत से रिश्तेदार गांवों में रहते हैं। उसके घर का वातावरण ग्राम मिश्रित है। अवकाश के दिनों में वो अपने पापा मम्मी के साथ गांव जाना पसंद करती है, जहां उसके दादा दादी व अन्य रिश्तेदार रहते हैं। अपना गांव उसे अच्छा लगता है। राधिका इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रही है। वो खूब पढ़ना चाहती है। दूसरी ओर उसके माता पिता उसके लिए योग्य वर की तलाश रहे हैं। गांव के रिश्तेदारों के अनुसार राधिका सयानी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। राधिका के पिता भी यही सोचते हैं। राधिका का विवाह कर वे भी अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहते हैं। किसी रिश्तेदार ने रिश्ता बताया और राधिका के पिता रविकांत को लगा कि राधिका के लिए वर की उनकी तलाश पूरी हो गई है। वर के पिता सरकारी महकमे में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। रिश्तेदार से वर के घर का पता लेकर रविकांत समय निकालकर तुरंत वर के घर गए। राधिका उनकी पहली संतान है। पढ़ी लिखी होनहार तो है ही, देखने वाले कहते हैं कि राधिका आकर्षक भी है। रविकांत भी अच्छी हैसियत वाले हैं। प्रतापपुर में ठीक ठाक बड़ा मकान है। घर में सुविधा के सभी साधन हैं। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अपने चहकते महकते घर की बड़ी बेटी के विवाह के बड़े अरमान रविकांत और उनकी पत्नी ने सजाए हैं। राधिका की माँ ने तो कई वर्ष पूर्व से राधिका के लिए वस्त्र, गहने आदि क्रय करने प्रारंभ कर दिए थे। और तो और वो भावी दामाद के लिए भी गहने और कुछ वस्त्र खरीद चुकी हैं। ये सोचकर कि विवाह में बहुत सारी चीज़ें खरीदनी रहती हैं, अतः कुछ चीज़ें पहले से खरीद लेंगी तो ठीक रहेगा। रविकांत भावी दामाद के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। अपने आने की सूचना उन्होंने अपने उन्हीं रिश्तेदार के माध्यम से पहले से दे दी थी, जिन्होंने उन्हें ये रिश्ता बताया था। रविकांत के साथ इस समय उनके एक मित्र भी हैं। शादी ब्याह जैसे महत्वपूर्ण बात करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति का साथ में होना आवश्यक है। रविकांत के मित्र अनुभवी हैं, अपनी बेटी का विवाह कर चुके हैं। रविकांत के समधी का ये घर एक बड़े शहर का एक छोटा सा गांव है।
रविकांत अब से पूर्व कभी इस गांव में नहीं आए थे। किसी प्रकार पूछताछ करते हुए वे और उनके मित्र वर के दरवाजे पहुंच गए हैं। ये तो गांव है, रविकांत के मित्र ने कहा। किंतु लड़के का घर बड़ा है और पूरी तरह पक्का है, रविकांत को कुछ न बोलते देख आगे उनके मित्र ने स्वयं ही कहा। रविकांत ने देखा कि गांव बड़ा है, यहाँ कुछ मकान पक्के हैं तो कुछ अधिसंख्य कच्चे हैं। उनके भावी समधी का घर नया बना हुआ लग रहा है। रविकांत और उनके मित्र को समधी ने बुलाकर बाहरी कक्ष में बैठा दिया। रविकांत ने ध्यान से कमरे को देखा। ये कक्ष बाहरी लोगों के लिए बना लग रहा था, किंतु कमरे की दीवार से लगे तख्त पर चादर बिछी थी और तकिया रखी थी। रविकांत ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही इसमें कोई ना कोई सोता भी होगा। कमरे में खूंटी लगी थी जिस पे कुछ कपड़े टंगे थे। शहरों में ड्राइंग रूम का प्रचलन है। रविकांत जानते हैं कि गांवों के घर के आगे का कमरा बैठक तो होता ही है, किंतु उसमें घर के बड़े बुजुर्ग रहते भी हैं। सुरेश नहीं दिख रहे हैं? रविकांत ने वर के पिता से पूछा। वे वर को भी देखना चाहते थे। इस बाबत उन्होंने वर के पिता को सूचित कर दिया था। घर के साथ वर को भी देखना आवश्यक था, तभी तो विवाह के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। हाँ, सुरेश आ गया है कल शाम को, वर के पिता ने कहा। रविकांत को बताया गया था कि लड़का एक बड़े शहर में MBA कर रहा है। वो वहीं किराए का कमरा लेकर रहता है। सुरेश बेटा आओ, मेहमान आए हैं, वर के पिता ने घर के अंदर की ओर देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में सुरेश को पुकारा। कुछ देर में ही भीतर से एक युवक निकला और बैठक में पड़े तख्त पर आकर बैठ गया। ये लोग लड़की वाले हैं, पिता ने सुरेश की ओर देखते हुए कहा। पिता की बात सुनकर लड़के ने सिर हिलाकर रविकांत और उनके मित्र का अभिवादन किया। रविकांत ने देखा कि लड़का उनकी पुत्री के उम्र के अनुरूप है, देखने में भी ठीक है। MBA कर रहा है तो नौकरी भी लग ही जाएगी। शिक्षा ऐसी है कि नौकरी शहर में ही मिलेगी। गांव में घर मकान खेती बाड़ी है ही, अर्थात कुल मिलाकर लड़का ठीक ही है। इस रिश्ते के लिए हाँ किया जा सकता है। अपने मन की बात उन्होंने अपने मित्र से बताना चाहा, किंतु बता न सके, क्योंकि सामने वर और उसके पिता बैठे थे। बहुत सोच विचार कर रविकांत ने उसी समय इस रिश्ते को हाँ कह दिया। लड़के वालों के आग्रह पर भी उन्होंने वहाँ कुछ खाया पिया नहीं। इस घर को पुत्री के ससुराल समझने लगे थे। विवाह के लिए हाँ कहने के बाद इस घर से अब वो एक भावनात्मक जुड़ाव अनुभव करने लगे थे। वे इस बात से अवगत हैं कि हमारी संस्कृति में पुत्री के माता पिता को उसके ससुराल में खाना पीना नहीं चाहिए। विवाह की बात शीघ्र मिल बैठकर तय कर लेने की सहमत के पश्चात रविकांत और उनके मित्र वहाँ से वापस घर के लिए चल पड़े। कुछ देर पैदल चलते हुए वे मुख्य सड़क पर आ गए। दरअसल ये गांव मुख्य सड़क के किनारे ही बसा है। रविकांत और उनके मित्र को बहुत जोरों से भूख लगी थी। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो मुख्य सड़क के उस पार लगभग 10 कदम दूर उन्हें एक ढाबा दिखा। वे दोनों ढाबे की ओर बढ़ चले। इसी मुख्य सड़क से उन्हें बस भी मिलनी थी जो उन्हें उनके शहर तक ले जाएगी। वे दोनों ढाबे में गए, भोजन किया तथा बस की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में बस आ गई। रविकांत अपने मित्र के साथ अपने शहर की ओर प्रस्थान कर गए। बस अपनी गति से बढ़ती जा रही थी। रविकांत ने अपने मित्र से घर व वर के बारे में उनके विचार जानने चाहे। हाँ, सब ठीक है। नौकरी के पश्चात लड़की भी लड़के के साथ शहर में रहेगी, घूमने फिरने गांव भी आती जाती रहेगी, रविकांत के मित्र ने कहा। मित्र की बात सुनकर रविकांत संतुष्ट हो गए। घर पहुंचकर रविकांत ने अपनी पत्नी की सभी जिज्ञासाओं के उत्तर दिए तथा पुत्री के विवाह की तैयारी में व्यस्त हो गए। राधिका इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष में थी। रविकांत ने आने वाले शीतकालीन लगन में राधिका का विवाह तय कर दिया। लड़के का MBA भी अगले वर्ष पूरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं नौकरी मिली ही जाएगी। राधिका के विवाह की तिथि भी आ गई। खूब धूमधाम से राधिका का विवाह उन्होंने सुयश के साथ कर दिया। वर पक्ष के सभी नाते रिश्तेदारों को उपहार दिए। वर के घर वालों के लिए तो विशेष व्यवस्था थी जिसे दहेज कहते हैं। वो सब कुछ देकर रविकांत ने अपनी बिटिया राधिका को विदा कर दिया। पहली होली पर विदा होकर राधिका अपने घर, जो अब पीहर बन गया था, आ गई। पीहर आकर राधिका खूब प्रसन्न थी। अपने साथ खेली पढ़ी सहेलियाँ, नाते रिश्तेदारों सबसे मिली। सहेलियों संग बाजार गई, अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदीं। 3 सप्ताह माँ के घर रहने के पश्चात विदा हो गई। राधिका को विदा कराने उसके नंदोई और चचेरे ससुर आए थे। पूछने पर उन्होंने कारण बताया
कि पढ़ाई के सिलसिले में सुयश शहर में है। राधिका गांव में ससुराल में रहती थी, तो कभी उससे बात करने का, उसका हालचाल लेने का मन होता तो वहां जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था। अतः इस बार रविकांत ने उसे एक मोबाइल दे दिया जिससे राधिका से बातचीत होती रहे। राधिका की मम्मी पापा भाई बहन सबसे बात होती रहती। मोबाइल में पैसे ना रहते तो राधिका बताती, रविकांत पैसे डलवा देते। समय व्यतीत होता जा रहा था। बारिश के दिन प्रारंभ हो गए थे। राधिका के ससुराल में पहली बारिश थी। मम्मी, लैट्रिन के लिए खेतों में जाते समय कभी कभी बारिश होने लगती है। आजकल बड़ी परेशानी हो रही है मम्मी। एक दिन बातों बातों में राधिका ने फ़ोन पर कहा। कहते कहते वो रुआंसी हो गई। ये बात सुनकर राधिका की मम्मी सख्ती में आ गई, कुछ बोल ना सकी। सुनिए, राधिका के ससुराल में लैट्रिन नहीं बनी है क्या? शाम को राधिका के पापा जब ऑफिस से आए तब राधिका की मम्मी ने उनसे पूछा। जरूर बनी होगी, गांव में इतना बड़ा घर है उनका, रविकांत ने थोड़ी बेफिक्री से कहा। नहीं है, हमारी बेटी की ससुराल में लैट्रिन नहीं है। आप घर बार देखने गए थे तो आपने देखा नहीं? खेतों में जाती है वो इतनी बारिश में। राधिका की माँ का सब्र का बांध इस बार टूट गया और वे रोने लगीं। रविकांत सन्न थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इतना बड़ा पक्का घर और घर में शौचालय नहीं हो सकता, इस बात की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या हो सकता है? इस समस्या का समाधान कैसे हो, इस ओर वो सोचने लगे। ऐसा तो है नहीं कि सुयश के पिता के पास पैसे नहीं हैं और पैसे देने से वो शौचालय बनवा लेंगे। अतः पैसे से सहायता करने का प्रस्ताव रखना उचित नहीं होगा। ऐसा कहना ससुराल में हस्तक्षेप करना भी कहा जाएगा, जो आपसी संबंधों के लिए कतई ठीक नहीं है। रविकांत के मन में एक प्रश्न उठा कि राधिका के ससुराल में उनकी सास हैं, 2 देवर हैं, 2 नंदे हैं। क्या ये सभी शौच करने खेतों की ओर जाते हैं? पूछने पर राधिका ने बताया, हाँ, वो सभी खेतों की ओर शौच करने जाते हैं। जब घर में शौचालय ही नहीं है तो और कहाँ जाएंगे? रविकांत को 2 दिनों तक ठीक से नींद नहीं आई। राधिका की माँ का न जाने क्या हाल होगा। ठीक है बेटा, जैसे सब एडजस्ट कर रहे हैं तुम भी करो। कभी ना कभी लैट्रिन बन ही जाएगी, ऐसे ही थोड़े रहेगा। वैसे भी दामाद जी की नौकरी लग जाएगी तो तुम शहर में रहोगी। बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। रविकांत ने सुना राधिका की माँ फ़ोन पर उसे समझा रही थी। ठीक ही तो कह रही है राधिका की माँ। आखिर एक पुत्री के हित के लिए अब और क्या कह सकती है। शनैः शनैः रविकांत को राधिका के ससुराल से संबंधित कुछ अन्य बातें भी ज्ञात होती जा रही थीं। गांव होते हुए भी वहाँ दूध नहीं मिलता है। यहाँ तक कि चाय के लिए भी घर में मात्र सुबह थोड़ा दूध दिखाई देता है। यदि दिन में किसी की इच्छा हो चाय पीने की तो गांव घर में कहीं दूध नहीं मिलता। रविकांत आश्चर्यचकित और दुखी थे कि गांव में रहकर भी हमारी बेटी दूध दही से वंचित है। मन में एक संतोष था कि चलो जो भी है, देर सवेरी सही दामाद की नौकरी कहीं शहर में लग जाएगी और बेटी इन सब परेशानियों से निजात पा जाएगी। सुयश की शिक्षा पूरी हो गई थी, किंतु वो शहर में ही रह रहे थे। राधिका के पूछने पर बताते कि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में वो आते, मात्र 1-2 दिन रुकते और शहर वापस चले जाते। राधिका को प्रतीत होता है कि वो अपने पिता से डरते हैं। इसका कारण उनका आत्मनिर्भर ना होना है। हर बात के लिए पिता से पैसे मांगने पड़ते हैं। यही कारण है कि कदाचित घर आना नहीं चाहते। राधिका पीहर आती तो उतनी प्रसन्न नहीं रहती जितनी पहले आने पर रहती थी। उसके चेहरे की चमक, उत्साह फीके पड़ गए। कॉलेज में पढ़ने वाली स्मार्ट आकर्षक लड़की राधिका के पहनावे और रंग ढंग में पहले जैसा कुछ भी नहीं था। सिर के ऊपर घूंघट लेने की आदत ऐसी थी कि बहुधा माँ के यहाँ भी माथे पर लंबा घूंघट रख लिया करती। राधिका का आत्मविश्वास क्षीण हो गया था। रविकांत का मानना था कि गांव नहीं बल्कि गांव में पलने वाली वो रूढ़ियाँ जो हमारे विकास में बाधक हैं वो गलत हैं। राधिका उन्हीं रूढ़ियों से जूझ रही थी। दामाद की नौकरी का कहीं अता पता ना था। रविकांत को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि काश वो बिटिया का ब्याह कर उसके उत्तरदायित्व से मुक्त होने की शीघ्रता न करते। उसका स्नातक पूरा हो जाता तो दामाद न सही, बिटिया ही कहीं नौकरी के लिए प्रयत्न कर लेती और अच्छा जीवन जीती। किंतु अब क्या हो सकता है दामाद की नौकरी लगने की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त? यह कठिन समय शनैः शनैः आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन राधिका की माँ ने बताया कि बिटिया का फ़ोन आया था, वो माँ बनने वाली है। पत्नी की बात सुनते ही रविकांत चिंतित हो उठे। यद्यपि ये प्रसन्नता का समाचार था, सब कुछ होते हुए भी राधिका कष्टों में जीवन व्यतीत कर रही है।
काश दामाद जी की नौकरी शीघ्र लग जाती। अब मात्र राधिका ने उसके बच्चे के भविष्य के लिए आवश्यक था। मन नहीं माना और रविकांत एक दिन दामाद के पास शहर में गए। पूछते हुए वो उस छात्रावास में गए जहाँ दामाद रहता था। वे उसकी नौकरी आदि के बारे में जानना चाहते थे, साथ ही ये भी कि ये जो नया उत्तरदायित्व बढ़ने वाला है उसके बारे में उसने क्या सोचा है। दामाद मिला। उसने बताया कि कई नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं किंतु अभी कोई जवाब नहीं आया है। बेटा, तुम कभी कभी गांव जाते हो। राधिका तुम्हारे बिना गांव में अकेली रहती है। तुम्हारी नौकरी लग जाती तो वो भी तुम्हारे साथ रहती। रविकांत ने अपने मन की बात दामाद को बताई। नहीं, उसे वहाँ कोई परेशानी नहीं है। हमारे घर की स्त्रियाँ और गांव की अन्य स्त्रियाँ वहीं रहती हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, खूब खुश रहती हैं। दामाद की बात सुनकर रविकांत चुप हो गए। ये सोचकर वापस चले आए कि दामाद ऐसा इसलिए कह रहा है कि अभी उसकी नौकरी नहीं है, नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा था। दामाद की नौकरी का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था। राधिका एक पुत्र की माँ बन गई थी। नाती को देखने की प्रसन्नता मन में लिए रविकांत पत्नी के साथ बिटिया के ससुराल गए। बिटिया और नाती के लिए उपहार तो ले ही गए, साथ ही राधिका की सास ननदें आदि के लिए भी उपहार ले गए। रविकांत ऐसा क्यों ना करते, ये उनके लिए अत्यंत खुशी का अवसर जो था। बेटी से मिलकर रविकांत और उनकी पत्नी घर आ गए। उनके हृदय में नाती के आने की प्रसन्नता तो थी, साथ ही कुछ उदासी भी थी। जिस कमरे में बेटी और नवजात को रखा गया था वो घर का पुराना कमरा था। बिना पलस्तर का वो कमरा, जिसमें पर्याप्त रोशनी और स्वच्छता नहीं थी। कमरे के दरवाजे पर टूटे फूटे तसले में कंडे सुलग रहे थे, जिसका धुआं कमरे में जा रहा था, जो संभवतः राधिका व उसके बच्चे की सांसों व आंखों में अवश्य लगता होगा। राधिका की चारपाई पर जो बिस्तर बिछा था वो भी कुछ खास साफ नहीं था। खान पान की पौष्टिकता तो वो देख नहीं पाए। राधिका कुछ कमज़ोर लग रही थी, किंतु माँ बनने के अलौकिक सुख से उसका चेहरा अवश्य दीप्त हो रहा था। यही कुछ चीज़ें उनकी उदासी का कारण थीं। सुनिए, क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम लोग राधिका को यहाँ बुला लें। ढंग से खाना पीना, दूध मेवा भी हो जाएगा। किसी न किसी को मालिश के लिए भी लगा लेंगे। ठीक से राधिका की देखभाल हो जाएगी। घर आकर पत्नी ने रविकांत से कहा। ठीक है, 1.25 महीने पूरे हो जाएं तो हम लोग राधिका के घर चलेंगे, रविकांत ने कहा। रविकांत इस बात से अवगत थे कि जच्चा बच्चा 1.25 महीने के बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। नाती के पास जाने की प्रतीक्षा में 1.25 महीने यूं व्यतीत हो गए जैसे 2 घड़ी। रविकांत पुनः राधिका के घर गए। जाकर कुछ देर बाहर बैठक में बैठे रहे। तत्पश्चात राधिका से मिलने की इच्छा जाहिर की। कुछ देर में राधिका की सास ने जाने के लिए कहा। 1.25 महीने से अधिक हो गए थे। राधिका उसी कमरे में थी, जबकि अब तक उसे किसी अन्य स्वच्छ एवं खुले कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए था। राधिका अब तक उस कमरे में तो थी ही, प्रतीत हो रहा था तकिए का कवर और चादर भी अभी तक नहीं बदला गया है। राधिका की माँ ने पूछा तो राधिका ने बताया कि बदल जाएगा। उसकी सास कह रही थी कि सौरी का इतनी जल्दी नहीं बदला जाता। गुलाबी रूई के फाये के समान मुलायम नाती को गोद में लेकर राधिका की माँ संतुष्ट बैठी थीं। बातों बातों में पता चला कि बच्चे की छठियार की पूजा में दामाद आए थे, 2 दिन रुके थे, उसके बाद अब तक नहीं आए हैं। राधिका के पास देर तक बैठने के पश्चात रविकांत और उनकी पत्नी बैठक में आ गए। अब वे राधिका की विदाई के बारे में बातें करना चाहते थे। राधिका के ससुर भी बैठक में आ गए थे। हम राधिका को कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहते हैं, यदि आप अनुमति दें तो, रविकांत ने राधिका के ससुर से कहा। मैं क्या अनुमति दूंगा, मुझे धर्मपत्नी से पूछना पड़ेगा, कहकर राधिका के ससुर हंस पड़े और घर के भीतर चले गए। धर्मपत्नी कह रही हैं ऐसे में 1 साल तक विदाई नहीं होती। राधिका के ससुर लगभग 10 मिनट के पश्चात वापस आए और अपनी बात कहकर वो पुनः हंस पड़े। राधिका की विदाई की बात न होने से रविकांत निराश हो गए और उनकी पत्नी का चेहरा उतर गया। बेटी से पुनः मिलकर वे लोग घर चले आए। अब 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। पत्नी के स्वर निराशा में भीगे हुए थे। कोई बात नहीं, बीच बीच में जब भी इच्छा होगी राधिका से मिलने जाते रहेंगे। हो सकता है इस बीच दामाद की नौकरी लग जाए और सब ठीक हो जाए, रविकांत ने राधिका को समझाते हुए कहा। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। फ़ोन द्वारा राधिका का हालचाल पता चलता था। 1 वर्ष बाद राधिका के आने की बात सुनकर रविकांत ने उधर से ध्यान हटा लिया। उनके चिंता करने से 1 वर्ष शीघ्र तो व्यतीत न हो जाएगा। विवाह योग्य हो गई दूसरी लड़की के लिए वर की तलाश और विवाह की तैयारियों में लग गए।
देखते देखते 6 माह व्यतीत हो गए। सर्दियों की रात थी। पूरा शहर मानो कोहरे की चादर लपेटे हुए सो रहा था। रविकांत के घर में भी सभी रजाई में दुबके हुए सो रहे थे। सुनिए, बहुत देर से कोई गेट खटखटा रहा है, रविकांत की पत्नी ने उन्हें जगाते हुए कहा। क्या? कान तक रजाई उड़े रविकांत जग गए। सिरहाने रखे मोबाइल में समय देखा। रात्रि के 2 बज रहे थे। गेट पर से बार बार खट खट की आवाज़ आ रही थी। रविकांत उठे, हाथ में टॉर्च पकड़ा, स्वयं को ऊनी चादर में लपेटा, कमरे की बत्ती जलाई और बाहर निकल गए। गेट पर जाकर देखा तो इस कड़कती ठंड में मात्र एक शॉल ओढ़े, गोद में बच्चे को दबाए राधिका खड़ी थी। राधिका को इस अवस्था में देख रविकांत हड़बड़ा गए। तीव्र गति से गेट पर लगा ताला खोलने लगे। घबराहट इतनी कि ताले में चाबी नहीं लग रही थी। किसी प्रकार ताला खोला और राधिका को लेकर भीतर आए। कौन था? रविकांत के आने की आहट सुनकर उनकी पत्नी ने रजाई में लेटे लेटे पूछा। उठो उठो, देखो राधिका आई है, रविकांत ने पत्नी से कहा। पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतनी देर से कमरे में पड़ी कुर्सी पर राधिका बैठ चुकी थी। रविकांत ने एक कंबल लेकर तुरंत राधिका और बच्चे को उड़ा दिया। राधिका को देख रविकांत की पत्नी रोने लगी, साथ में राधिका भी रोने लगी। गोद में बच्चा कुनमुनाने लगा। कमरे में बातचीत की आवाज़ें सुनकर रविकांत के सभी बच्चे अपने कमरों से मम्मी पापा के कमरे में आ गए। राधिका को देख सभी आश्चर्यचकित थे। कोई दीदी के पास बैठ गया तो कोई नन्हे मुन्ने को गोद में लेने लगा। रविकांत के घर में मानो रात्रि में सवेरा हो गया। रविकांत की पत्नी ने उसी समय राधिका के लिए भोजन व बच्चे के लिए दूध तैयार किया। राधिका को अकेले देख रविकांत और उनकी पत्नी समझ गए कि राधिका के ससुराल में सब कुछ ठीक नहीं है। जो भी हो, हालचाल सुबह पूछ लेंगे। इस समय राधिका को आराम की आवश्यकता है। राधिका ने बमुश्किल थोड़ा सा भोजन किया, बच्चे को लेकर अपने बिस्तर पर लेट गई। रात भर करवट बदलती रही। प्रतीत हो रहा था कि उसे नींद नहीं आ रही है। सवेरा हुआ, राधिका उठी। उसने बच्चे से संबंधित काम किया। उसके काम में राधिका की माँ भी सहयोग कर रही थी। राधिका गुमसुम थी, किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। उसके भाई बहन बच्चे के साथ खेलने लगे थे। वे बच्चे को पाकर प्रसन्न थे। रविकांत और उनकी पत्नी का मन व्याकुल था। समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी सर्दी की रात नन्हे शिशु को लेकर राधिका अकेले ससुराल से क्यों आई। कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने उसे ऐसा करने पर विवश किया। सप्ताह 10 दिनों बाद राधिका कुछ ठीक लगने लगी। धीरे धीरे बातें खुलने लगीं। वो ये कि बच्चा होने के 1.25 महीने व्यतीत होते ही राधिका पर घर के कार्यों का पूरा उत्तरदायित्व डाल दिया गया। घर की साफ सफाई, दोनों समय का भोजन, उन सब के साथ ही बच्चे की देखभाल तो करनी ही थी। धीरे धीरे राधिका शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। इतने दिनों में दामाद मात्र 2 बार घर आया। दूध व फल तो बड़ी बात, राधिका छोटी छोटी चीज़ें, साबुन, तेल, चाय तक को तरस गई। ऊपर से सास नंदों द्वारा घर के कार्यों को लेकर किया जाने वाला कलह। देखते देखते राधिका के जीवन से सुख चैन दूर होता गया। वो इतनी दुखी हो गई कि कई बार जान देने की सोच ली, किंतु बच्चे को देखते वो अपना इरादा बदल देती। राधिका बता रही थी कि उसके यहाँ आने से 2-3 दिन पूर्व सुयश घर आया था। वो भी राधिका के साथ बेरुखी से पेश आ रहा था। नौकरी न मिलने से फ्रस्ट्रेटेड था। इस बात का उत्तरदायी वो राधिका को बता रहा था। बात बात पर राधिका की पढ़ाई का ताना दे रहा था। इस दौरान कई बार उसने राधिका को अपशब्द कहे, गालियाँ दी, मारने तक के लिए हाथ उठाया। नौकरी न मिलने के कारण उसका व्यवहार बदला हुआ था। माँ, मैंने उसे कहा कि हम दोनों के उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। नौकरी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, तुम्हारे खेत हैं, तुम चाहो तो खेती करके शिक्षित किसान बनकर दृष्टांत बन सकते हो। मेरी बात सुनते ही उसने मारने के लिए हाथ उठा लिया। माँ, मैं विवश होकर जाड़े की ठंडी रात में किसी को बिना बताए वहाँ से चुपके से चली आई हूँ। मैं बताती भी तो किससे बताती। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, राधिका ने कहा। राधिका की बात सुनकर रविकांत और उसकी पत्नी की चिंता बढ़ गई थी। वे कैसे अपना पूरा जीवन काटेगी। माँ, मैं आगे अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, एक दिन राधिका ने माँ से कहा। राधिका स्नातक का 3रा वर्ष पूरा नहीं कर पाई थी। आने वाले मार्च में रविकांत ने राधिका का नामांकन उसमें करा दिया। राधिका कॉलेज जाने लगी। बच्चे की देखभाल राधिका की माँ और सभी भाई बहन मिलकर करते। माँ, बाहर कोई आया है। एक दिन घर का गेट किसी ने खटखटाया और राधिका की छोटी बहन ने घर में आकर माँ से कहा। उस समय राधिका और रविकांत घर में नहीं थे। राधिका की माँ बाहर निकली। उस व्यक्ति को पहचान ना सकी। मैं सुयश का बहनोई हूँ, उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा।
राधिका की माँ को ध्यान गया कि ये व्यक्ति सुयश का जीजा है। उन्होंने उसे घर के बरामदे में बैठाया और बेटे के हाथ उनके लिए चाय पानी भेज दिया। थोड़ी देर में रविकांत और राधिका भी आ गए। राधिका घर के अंदर आ गई, रविकांत वहीं बरामदे में बैठ गए। राधिका वहाँ से चली आई है, हमें विदा कराकर वापस लाने के लिए भेजा है, सुयश के बहनोई ने कहा। उनकी बात सुनकर रविकांत को अच्छा नहीं लगा। लड़की की विदाई के लिए कभी ससुर आ रहे हैं, कभी नंदोई, कैसे ना समझ हैं। बहू की विदाई के लिए पुत्र को ना भेजकर किसी अन्य को भेज रहे हैं। गांव के हैं तो क्या ना समझ हैं। बहू किसी अन्य के साथ जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा। बहू को पशु समान समझ रहे हैं, जिसके साथ चाहे उसके साथ हाँक दे रहे हैं। क्या बहू बेटियों की भावनाएं नहीं हैं। पत्नी ने बताया कि ऐसा ही है। राधिका बताती है जब कभी दामाद गांव आते थे तो राधिका से मिलने बात करने में बहुत डरते थे। राधिका बताती है कि दामाद पैसे के लिए पिता पर निर्भर हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। सास नंदे नहीं चाहती कि सुयश अपनी पत्नी से अधिक बातें करे। उनका विचार था कि पत्नी उन्हें अपने वश में कर लेगी। गांव आने पर जब कभी सुयश राधिका के कमरे में बच्चे के पास 2 घड़ी के लिए भी जाते, उनके पापा आवाज़ लगाकर किसी काम के बहाने बुला लेते। उनके न रहने पर दामाद की माँ बुला लेती, ये कहकर कि 24 घंटे बीबी के पास घुसा रहता है। रविकांत चिंतित थे। इन नई विषम परिस्थितियों पर विचार मंथन करते कि ये परिस्थितियाँ उत्पन्न कैसे हुईं और इनसे उबरने का उपाय क्या है। अंततः रविकांत इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सारी गलती उन्हीं की है। पहली ये कि उन्होंने राधिका की शिक्षा पूरी हुए बिना विवाह कर देने की शीघ्रता की। दूसरा ये कि लड़का भी पढ़ ही रहा था, ना तो उसकी नौकरी थी ना ही अपना कोई रोज़गार। ऊपर से विवाह का महती उत्तरदायित्व उस पर आ गया। ऐसी परिस्थितियों में वो पैसे के लिए माता पिता के सामने झुकेगा ही। आर्थिक रूप से जब सक्षम नहीं है तो वो उनकी प्रत्येक बात मानने के लिए विवश होगा ही। पहली बार लड़के का घर देखने गए रविकांत के मित्र ने संकेत किया था, किंतु वो समझ नहीं पाए थे या समझ कर भी अनसुना कर गए थे। अपनी गलती को सुधारना है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। राधिका को पढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे ताकि वो आत्मसम्मान से जीवन यापन कर सके, अपना व बच्चे का पालन पोषण भली प्रकार कर सके, अपने जीवन को खुशियों से भर सके। उनसे जाकर कह दीजिए कि राधिका को विदा कराने दामाद जी आएँ और अपनी पत्नी को लेकर जाएं। रविकांत ने राधिका के नंदोई से संदेश भिजवा दिया। राधिका प्रतिदिन सुयश के आने की प्रतीक्षा करती। कदाचित सुयश को आना ही न था। देखते देखते 2 माह व्यतीत हो गए। एक दिन सहसा सुयश रविकांत के घर आ गया। वो राधिका से मिलना चाहता था। दामाद को यूं अचानक आया देख रविकांत और उसकी पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दामाद को देखकर थोड़ी खुशी भी हुई। दामाद बैठक में बैठे थे। कॉलेज से राधिका आई और ड्राइंग रूम में गई जहाँ सुयश बैठा था। कुछ देर दोनों में बातें होती रहीं। राधिका ने भीतर आकर अपनी माँ को बताया कि सुयश मुझे विदा कराने नहीं आए हैं, वे मुझे समझाने आए हैं। वे कह रहे हैं कि अगले हफ्ते उनके पापा आएंगे मेरी विदाई कराने और हम उसके साथ चले जाएं। ये भी कि हम पढ़ाई छोड़ दें। नहीं बेटा, राधिका ना तो तुम्हारे पिताजी के यहाँ जाएगी और ना ही पढ़ाई छोड़ेगी। अब तुम नौकरी की तलाश कर लो और इसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाओ। राधिका के पापा ने स्पष्ट शब्दों में ड्राइंग रूम में बैठे अपने दामाद से कहा। अगले दिन सुयश चला गया। शनै शनै 6 माह व्यतीत हो गए। राधिका की ससुराल से कोई नहीं आया, सुयश भी नहीं। राधिका का स्नातक पूरा हो गया। आगे उसने बीएड में एडमिशन ले लिया। सुनिए, अगले हफ्ते छोटी को देखने वाले आ रहे हैं, कुछ तैयारी वगैरह करनी होगी। एक दिन पत्नी ने रविकांत से कहा। अभी कोई तैयारी नहीं करनी है, छोटी की शिक्षा पूरी हो जाएगी तब शादी होगी, रविकांत ने कहा। हाँ ठीक है, अब लड़का भी नौकरी वाला या काम धंधे वाला देखिएगा। कुछ देर सोचने के पश्चात पत्नी ने कहा। रविकांत ने सोचा कि पत्नी सही कह रही है। आर्थिक स्वतंत्रता भी व्यक्ति को मानसिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। बड़ी बेटी का ब्याह कर रविकांत ये शिक्षा पा चुके हैं। लड़कों को ही नहीं, अब समय आ गया है कि लड़कियों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर दामाद ढूंढने के साथ वे अपनी बेटी को भी आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा है। राधिका का बीएड पूरा हो चुका है। वो अध्यापन कार्य करना चाहती है। कई स्कूलों में उसने अध्यापक की जॉब के लिए फॉर्म भर रखे हैं। 1 वर्ष के प्रयत्न व प्रतीक्षा के पश्चात एक कॉलेज में राधिका की नौकरी का नियुक्ति पत्र आया। राधिका ने नौकरी ज्वाइन कर ली। वो कॉलेज जाने लगी।
राधिका के भाई बहन, उसकी मम्मी सब मिलजुल कर बच्चे की देखभाल कर लेते। राधिका का मन लग गया था। धीरे धीरे वो ससुराल की कट स्मृतियों से बाहर निकल आई। ऐसा क्यों ना हो, 4 वर्ष का समय कुछ कम तो नहीं होता। ससुराल वालों को पता चल गया था कि राधिका नौकरी करने लगी है। राधिका को नौकरी करते हुए 6 माह से अधिक हो गए थे। एक दिन सहसा सुयश रविकांत के घर आ गया। उस समय राधिका कॉलेज गई थी। इतने दिनों पश्चात दामाद को देखकर रविकांत अचंभित थे। हाल चाल पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है। उसके पापा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वो शहर से गांव में रहने आ गया है। काम कुछ नहीं है। पापा के कहने पर खेती बाड़ी का काम देखता है, जो कि उसे पसंद नहीं है। शाम को राधिका कॉलेज से आई। पहले तो लंबे अंतराल के पश्चात सुयश को सामने देखकर आश्चर्यचकित थी। सुयश से उसने बात की तो उसने बताया कि वो उसे विदा कराने आया है, तथा ये भी कि नौकरी छोड़कर उसके साथ गांव चले। उसने ये भी कहा कि पापा ने कहा है कि यदि अभी नहीं चलोगी तो तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करने को तैयार रहना। सुयश की बात सुनकर राधिका को सुयश से घृणा होने लगी। वो सोचने लगी कि माना कि इस व्यक्ति के माता पिता गांव के हैं, पुरानी सोच के हैं, किंतु इसने तो शहर में रहकर पढ़ाई की है। ये क्यों ऐसी बात कर रहा है? इसकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिलाओं को अब भी जीवन संगिनी नहीं, गुलाम समझता है। ये पुरुषवादी सोच और पितृसत्तात्मक समाज का पोषक है, जिसके लिए स्त्रियों का स्थान पैरों के नीचे है, पुरुषों के बराबर नहीं। ये मुझसे प्रेम नहीं बल्कि मुझ पर अधिकार चाहता है। नौकरी छुड़ाकर मुझे अपने घर ले जाने का एकमात्र उद्देश्य मुझ पर अधिकार कर अपने अहम को संतुष्ट करना है। मुझे अपने पैरों के नीचे रखकर मर्द बनाना चाहता है। राधिका ने अपनी माँ से सुयश के यहाँ आने का उद्देश्य बता दिया। साथ ही ये भी कि उसने सुयश से कह दिया है कि वो तलाक के पेपर्स शीघ्र भेजे, ताकि उसे इस त्रिशंकु जीवन से मुक्ति मिले। राधिका की बातें सुनकर उसकी माँ के नेत्र भर आए। उचित किया बेटा तुमने। शिक्षा के सही अर्थ को तुमने समझा है और उसे जी रही हो। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। तुम्हारे निर्णय का हम सम्मान करते हैं, राधिका की माँ ने कहा। सवेरा होने से पूर्व ही सुयश जा चुका था। भोर होते ही राधिका अपने बेटे को लेकर छत पर गई, जैसा कि वो बहुधा करती है। देर तक बेटे के साथ खेलती रही। उसे कॉलेज भी जाना था, अतः नीचे आने से पूर्व सुनहरे सूर्य को दिखाते हुए उसने अपने बेटे से कहा, देखो अंधकार के पश्चात निकलने वाला सूर्य कितना सुनहरा होता है। अपनी स्वर्ण रश्मियों से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश से भर देता है। माँ की बात सुनकर नन्हा अंश मुस्कुरा पड़ा। नई भोर के सूर्योदय ने पूरी सृष्टि को सुनहरा कर दिया था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी रात्रि का सूर्य। नारी कभी भी कमज़ोर नहीं होती। यदि उसे अपने घर वालों का सहारा और संबल मिलता रहे तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आशा है ये सकारात्मक कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।